किसान यूनियन से जुड़ने का फैसला कब और क्यों लिया था? तो वो कहीं भी क्रांति लाकर वहां की बदलाव पैदा कर सकता है और उसको उन्नत तरीके से बढ़ा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम। तो रविपाल जी, अब ये बताइए कि आंदोलन में सबसे मुश्किल टाइम आपको क्या लगा? और आप उसको कीमत दे रहे हो 5,000 6,000, तो वो तो उसके घर से ही जा रहा है ना। तो ऐसे टाइम पे किसानों को ही क्यों याद किया जाता है? क्या किसान एक केवल वोट बैंक है? तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं और किसान इसी तरीके से आत्महत्या की कगार पर पहुंचता रहेगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मौजकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं रविपाल जी, जो कि किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और सालों से किसानों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौजकास्ट पर रविपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने अपने आज पॉडकास्ट में हमको आमंत्रित किया। तो ये हमें ये बताइए कि किसान यूनियन से जुड़ने का फैसला कब और क्यों लिया था? 2016 जी। की बात है। जी। मैं पारिवारिक कारणों से किसी वजह उस टाइम बहुत व्यथित था, जी। कुछ परेशानियां थी मेरे साथ, तो मैं मायूस बैठा हुआ था। जी। भानु राठौर जी, जी। जो अशोक राठौर जी के सुपुत्र हैं, जी। एडवोकेट हैं, वो मेरे पास आए। तो बोले, भैया मुझे आप में एक लीडर क्वालिटी दिखती है। जी। तो मैंने कहा, आपको कैसे दिखती है मेरे अंदर लीडर क्वालिटी? हम्म। तो बोले, मुझे लगता है कि आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आप जिस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, समस्याओं को समाधान के लिए बात करते हैं, जी। बोले मुझे आप में एक लीडर दिखता है। जी। तो मैं हंसने लगा। मैंने भानु जी किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? बोले, नहीं भैया मुझे लगता है आप में लीडर। उससे पहले मैं छात्र राजनीति में, मैं बोर्डिंग स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, जी। तो मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। जी। मैं अपने हॉस्टल में भी लीडर था वहां पर। जी। तो कहीं ना कहीं वो माता पिता के जीन्स, हमारी माँ के थोड़ा सा वो जो क्या कहते हैं, क्षमता है उनके अंदर, जो कार्य प्रणाली है, जो उनके नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वो हमारे अंदर भी आई है। जी बिल्कुल। तो उसी से उन्हें दिखा होगा, तो बोले भैया मैं किसी से आपको मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने किसी से बात की, जी। तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु के। जी। तो उनसे बात हुई, तो उन्हें जब बात हुई तो वो मेरे से बड़ा प्रभावित हुए, उन्हें उनको लेके आई है। जी। फिर हम उनसे मिले। तो जब मिले तो प्रथम बार में जब मुलाकात हुई तो बहुत प्रभावित हुए। मैं पहले ही बार में काफी लोगों को लेके गया, अलग अलग गांव के बहुत सारे लोगों को, जी, क्योंकि जी। मेरा नेटवर्क था। तो इस चीज में आपको पारिवारिक समर्थन भी मिला? हाँ, परिवार परिवार में कभी भी मेरे को किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की। कोई अच्छा काम करना, माता जी का हमारा हमेशा कहना था कि आप अच्छा कार्य करिए, लोगों की सेवा करिए, लेकिन किसी को परेशान या किसी इस तरीके का काम मत करिए जिसमें कोई भी बदनामी हो। बाकी की मैं जब भी किसी कार्य के लिए कहा तो पूरे परिवार ने, चाहे मेरे भाई हो, एक मेरे भाई थे वो खत्म हो चुके हैं, वो हो, जी। वो बचपन से लेकर उन्होंने, और माता जी का हमेशा मेरे लिए भरपूर समर्थन रहा किसी भी चीज में। बस काम गलत नहीं होना चाहिए, जिससे समाज के लोगों को या परिवार के लोगों को किसी भी चीज को गलत नहीं सिद्ध किया जा सके कि आपका बेटा ये गलत कर रहा है। उसके लिए उन्होंने हमेशा मना किया, अच्छे काम करो, जी। और उसका हमारा सही। तो बचपन में खेती और किसान को आप कैसे देखते थे? बचपन में मेरी स्कूलिंग यही हुई है, जी। धुमरी में 5th क्लास तक। जी। तो मेरी पढ़ाई यहाँ हुई। जी। और छोटे थे तो बहुत प्यार मिला यहाँ के लोगों से मुझे, दुमरी के लोगों से। हर किसी भी वर्ग जात वर्ग के रहे हों वो, जी बिल्कुल। और उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया। स्कूलिंग होने के बाद तब तक क्या समझ होती है बच्चे को। जी। परिवार थोड़ा सा ठीक था, जी। हमारे बाबा वगैरह ठीक था, खेती बाड़ी हम पे काफी ठीक, ज्यादा ठीक थी। ठीक। उसको बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे, बहुत कम भी नहीं कहेंगे। ठीक। पिताजी मेरे सर्विस में थे, जी। उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे। जी। माताजी मेरी गृहिणी थी, उसके साथ साथ वो खेती भी देखती थी। अच्छा। तो मैं उनके साथ कभी कभी गांव जाना होता था, तो खेती में क्या होता है, श्रमिक कैसे काम करते हैं, और कभी पूरा उठाना और वहां उनकी मदद कर देना, माताजी की छोटी छोटी। हमारा गल्ला ट्रैक्टरों से लग धुमरी तक आता था, तो उन सब में अपना हाथ बटाना। बहुत छोटे थे तो हाथ क्या बटाते होंगे, थोड़ा बहुत सहयोग कर देते थे ऐसे ही। हम्म। पहला प्रोटेस्ट जो आपने देखा या लीड किया हो? मैं मैंने बताया 2016 में, जब 16-17 में जब मैं भानु जी के साथ जुड़ा, जी। उसके कुछ दिनों बाद मथुरा में एक्सप्रेस वे पे एक कट को लेकर आंदोलन चल रहा था बलदेव के पास। जी। भानु जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका मेरे को आदेश आया कि रवि जी आप आइए। और मैं उस टाइम जिलाध्यक्ष कासगंज बनाया गया था। अच्छा। प्रथम बार में जिलाध्यक्ष कासगंज नियुक्त हुआ था। तो उन्होंने कहा आप आइए, तो फिर मैं वहां गया। जी।
मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था आंदोलन का। जी। मैं उसमें रहा, सहभागिता की बढ़ चढ़ के। पहली बार देखा मैंने कि आंदोलन कैसे होता है? शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे बनवाना, अधिकारियों को समझाना जी। और उसको सॉल्व कराना। और वहां एक कट का निर्माण भी कराया उन्होंने। उस टाइम वो कट नहीं खुल रहा था, जी। फिर वो कट बना वहां पर। कामयाब हुआ। हाँ, कामयाब हुआ। और वहां के जो गांव वासी थे उनको बहुत प्रॉब्लम होनी थी, तो वो समस्या का समाधान हुआ, सभी बड़े खुश हुए। जी। तो मेरे को कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा जो मेरे अंदर थी वो जागी, और मैंने कहा आगे चल के मेरे को भी लोगों की और बड़े स्तर पे समस्या समाधान करना है। रविपाल जी, आप किसानों की काफी बड़ी आवाज हैं। आपको ये कब महसूस हुआ कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी भी है साथ में? मैं एटा पे एक आंदोलन किया, काफी बड़ा आंदोलन था। क्षेत्र में भ्रमण किए तो इतनी सारी समस्याएं निकल के आई किसानों से संबंधित। एक तो गाय और ये किसान जो बैल थे, जी। ये उस टाइम नीतियां कुछ ठीक नहीं थी, तो ये चारा इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो खेतों में खा जाते थे किसान। वो परेशान था, पूरी रात जागता था। सर्दी का मौसम, किसान परेशान। अब वो खेत रखा है, रात में सोए नहीं, दिन में काम करे, दिन तो में ये मेहनत कैसे करे। संभव हो पाए। जी जी। और उसका बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान की जीविका का साधन यही है और कोई साधन नहीं है। हम्म। तो वो परेशान, उसका जो बर्बादी की कगार पे आ गया। किसान पहले देखता रहा कि कुछ समस्या का समाधान हो, नहीं हो पा रहा था। तो फिर किसानों ने हम लोगों से संपर्क किया कि हम बहुत परेशान हैं। तो हमने कई जगह, जैसे हमारी दुमरी में सुरजीत है, उनके गांव है यहाँ, वो आए कि नेताजी हमारे गांव पे कम से कम 150 गाय और बैल हैं और किसान बहुत परेशान है, आप किसान यूनियन के नेता हैं, आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने फिर ब्लॉक ब्लॉक में बात की, उसके बाद एसडीएम साहब से बात की, रिव्यू अधिकारी वगैरह थे, उन बहुत सारे अधिकारियों से बात की। समस्या का समाधान यह है, वो किसानों ने क्या किया, गौ को पकड़ के जो पाठशाला है उनमें बंद कर दिया। अच्छा, उससे बड़ा नुकसान हो रहा और ये कानून विरुद्ध भी काम है। तो मैंने कहा ये मत करो, गायों को उनमें प्राथमिक विद्यालय में बंद मत करो आप, बच्चों मैं की कुछ शिक्षा करता हूँ पर आपके लिए। असर पड़ता है हाँ, इससे। मैंने एसडीएम से बात की। तो एसडीएम साहब बोले कितने होंगे, वहां के प्रधान से बात करिए। तो प्रधान जी से बात हुई तो उन्होंने कहा आप वाहनों को उपलब्ध करा देंगे गाड़ी लोड कराने के लिए, पकड़वाने में थोड़ी सहायता कर देंगे। तो उन्होंने कहा साहब कर देंगे, हम तो बहुत परेशान है। तो फिर एसडीएम साहब ने मदद की, सारे अधिकारी भेजे। तो सुरजीत के गांव पे कम से कम मैंने 100 सवा 100 गाय और बैल पकड़वा के गौशाला भिजवाए। उससे क्या हुआ कि ये लोग किसान जो है गाय को और बैल को भी मार रहे थे, घायल हो रहे थे। भाई जब फसल खा रहे थे तो घायल हो रहे थे। हाँ, कांटे वाले तार लगा रहे थे, करंट वाले वो लगा रहे थे, तो वो उनसे उनकी जान बची। तो मेरा काम ये हुआ कि एक तो मैंने, भाई ये पशु है, पशुओं को सेव किया। और दूसरी वाली बात यह है कि जो हमारे क्या कहते हैं किसान हैं, किसान भाई भी रात को नहीं जगना पड़ा, वो नहीं हुआ। तो पहला काम मैंने ये यहाँ पर किया। फिर मैंने कई जगह ऐसे अलीगंज में, एटा पे, कई जगह जब मुझे ये दिखा ये समस्या बहुत विकराल है, मतलब ये एक स्तर की बात नहीं है, एक गांव या उसकी बात नहीं है। तो मैंने फिर उसके लिए मैंने व्यापक आंदोलन की रूपरेखा हम लोगों ने बैठ के बनाई। और जनपद एटा पे हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट को पूरा घेरने का काम किया। वहां के गेट वेट शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें अधिकारियों से हमारी हॉट टॉक भी हुई काफी। लेकिन यह आंदोलन हमारा सफल रहा, अधिकारियों ने माना और उन्होंने बड़े स्तर पे पकड़वाया। और जैसे लाइट की समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमने अपनी बहुत सारी समस्याओं को उसमें सॉल्व कराया। तो लोगों को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिला, उन्होंने कहा ये काम अच्छा किया है हम लोगों ने। एमएसपी को लेकर हमारे किसान लोगों के बीच में बहुत गलत धारणा फैलाई गई। इसका एमएसपी का मतलब समझाने की आप कोशिश करेंगे हमारे लोगों को? किसी भी प्रोडक्ट का न्यूनतम हम्म। मूल्य सरकार निहित करे, उससे कम पे, जैसे किसान की जो न्यूनतम मूल्य है हम्म। वो तय करे कि ये इसमें इतनी लागत रखती है, इसमें इतनी लेबर कॉस्ट आती है, इसमें इतना ये सब आता है, बीज खरीदता है, खाद लगाता है, उस सब की कॉस्ट को लगाए। वो ठीक है, आप उसके बाद एक न्यूनतम कॉस्ट तय करे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, वो इससे नीचे खरीदेगा तो वो अपराध की श्रेणी में अपराध। आएगा। तो जब तक ये नहीं होगा भाई, क्योंकि किसान की अगर लागत आ रही है किसी भी प्रति एकड़ पे, या हम प्रति बीघा पे लगा लें, भाई उसकी आ रही है 10,000 12,000, और आप उसको कीमत दे रहे हो 5,000 6,000, तो वो तो उसके घर से ही जा रहा है ना। घर से ही तो ऐसे में किसान का उत्थान होना ही नहीं है, वो बर्बादी की कगार पे जाएगा। इसीलिए किसान आत्महत्या करता है, और कोई वजह नहीं है उसके पास, क्योंकि वो बैंक से कर्ज लेता है, और बैंक से समय से केसीसी नहीं और चुका कर्ज पाता। लेता है, और फिर वो अपनी फसल को उगाता है,
और उसकी फसल जो बिकनी चाहिए 6,000, 7,000, 8,000 में, अब वो कुंटल के हिसाब से 2,000 कुंटल, 2,500 कुंटल, 3,000 कुंटल बिकती है, तो उसे शुद्ध घाटा जो जाता है 1,000, 1,500, 2,000 का, वो घर से जाता है। उसके प्रेशर में फिर बात वो उसके प्रेशर में वो आत्महत्या करता है, क्योंकि उधर वो बैंक का कर्जदार हो जाता है। सीधी सी बात है, जब तक न्यूनतम खुदरा मूल्य नहीं तय करेंगे आप, एमएसपी लागू नहीं करेंगे, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं, और किसान इसी तरीके से आत्महत्या की कगार पर पहुंचता रहेगा। आंदोलन से देश को नुकसान होता है या फायदा, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? जो लोग इस तरीके की बात करते हैं उन पर मेरे को हंसी आ सकती है, और क्या है, इस देश को आगे ले जाने में कई आंदोलन का महत्वपूर्ण वो है। आंदोलन अगर शांतिपूर्ण होगा, देश हित में होगा, तो कभी भी आंदोलन देश को पीछे नहीं ले जा सकता, ना तोड़ने का काम करेगा। जब आंदोलन उग्र हो जाते हैं, और वो उग्र कैसे होते हैं, प्रशासनिक लोग जब उसमें अपनी मनमानी करते, बदतमीजी करते, तो वो उग्र भी हो जाते हैं। लेकिन हम संवैधानिक देश में रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमारा देश है, तो हमको इसको अच्छा बनाना है, तो हमें आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही और एक एजेंडे के तहत करने पड़ेंगे, जो हमारा संविधान में अधिकार भी है, मूल अधिकार है हमारा संविधान में, हम उसको प्रोटेस्ट को कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में आजादी भी आंदोलन से ही आई है। आंदोलन के ठीक है, बगैर आजादी भी एक, हाँ, क्योंकि आप इस देश में आंदोलनों का आप उपयोग देख लीजिए किस तरीके से हुआ, देश को कितना आगे ले गए। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी इस देश में, जी, और वो लगाई थी जेपीजी के आंदोलन की वजह से, क्योंकि उस टाइम नौकरशाही और राजनेता इतने भ्रष्ट हो गए थे कि बिना पैसों के और बिना दलाली के कोई काम हो कोई ही काम नहीं नहीं रहा था कर पूरे रहा। देश में कहीं भी। तो लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे, पता नहीं चल रहा था, गरीबी, भुखमरी, बहुत भुखमरी थी। आप देखिए उस टाइम का समय बताया जाएगा आपको, बहुत एक ऐसा समय आ गया था कि आदमी की न्यूनतम आय बहुत कम हो गई थी। तो हम आदमी जब परेशान थे, सब परेशान, तो जेपी आंदोलन चलाया सत्य जयप्रकाश नारायण जी ने। उसके क्या कहते हैं, उसके में इतना बड़ा आंदोलन चला कि माननीय हमारी प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी को देश पे इमरजेंसी को थोपना पड़ा, और जब इमरजेंसी को थोप दिया तो हमारे सारे अधिकार सीज हो गए। उस दौरान हम सब लोगों का शोषण भी हुआ, नौकरशाहों ने मौज काटी, लोग जेल में डाले गए। तो आंदोलन उसके बाद फिर यही 75 के बाद 77 में जाकर आंदोलन खड़ा हुआ और उग्र हुआ, तो देखिए इंदिरा गांधी जी की हार हुई और देश में नई सरकार बनी, जनता दल सरकार बनी, लोगों की भलाई के कार्य हुए। एक आपने सुना होगा, शायद मैं आपको बता दूं, चिपको आंदोलन, पेड़ों को काटा जा रहा था, जंगलों को उजाड़ा जा रहा था, और जंगल हमारे पर्यावरण की रीढ़ है भाई। शुद्ध हवा अगर आपको चाहिए, आप उनसे पेपर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बैट, लकड़ी, आज हम जिन चीजों पर आप और हम बैठे हुए हैं, तो ये किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो अगर हम उनका बहुतायत मात्रा में दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, काटेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो आज चल रहा है वो इफेक्ट तो होएगा ही होएगा। तो उस वजह से जब ये सब चला, तो वहां के लोग इतने जागरूक थे कि प्रति एक व्यक्ति को एक एक पेड़ को अपने गोद ले लिया और चिपक गए, काटो तुम। तो अंततः लोगों को पीछे हटना पड़ा, जिन्होंने ठेका लिया था, जिस सरकार की नीति थी उसमें पीछे हटना पड़ा, और चिपको आंदोलन से देखो क्या निकल के आया, सारे जंगल बचे उस टाइम के। यहाँ तक आप वो महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, उसमें भी किसानों का ही सहयोग है, बिल्कुल, वो किसान ही तो थे, तभी तो जंगल बचा रहे थे। और उसके बाद महात्मा गांधी जी को देख लिए। आजादी की लड़ाई आंदोलनों से आई है, तो आंदोलनों से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ, न देश का बुरा होने वाला। ये लोग जो इस तरीके की बात करते हैं वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं कि आंदोलन से, बस आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए और देश हित में होना चाहिए, कभी भी आंदोलन से नुकसान नहीं होगा। तो रविपाल जी, अब ये बताइए कि आंदोलन में सबसे मुश्किल टाइम आपको क्या लगा? जो एटा के आंदोलन की, इससे पहले मैंने आपको बात बताई जी। एक तो लोग आंदोलन, लोग जो चाहते स्वतः ही कोई हमको कुछ करके दे जाए जी। कोई आए कहीं से और करके दे जाए। हाँ। तो आंदोलन में सबसे मुश्किल टाइम जो होता है लोगों को जागरूक करना, जी, क्योंकि उससे पहले हमें फील्ड में निकलना पड़ता है जी, जगह जगह जन चौपाल लगानी पड़ती है, छोटी छोटी, उन्हें समझाना पड़ता है, इकट्ठा करना हाँ, पड़ता है। इकट्ठा करके समझाना पड़ता है। तो लोगों, ये आंदोलन शुरू करने से पहले कई महीनों की रणनीति होती है हमारी। जी, बिल्कुल। हम रोज तो आंदोलन करते नहीं, साल में कभी एक आंदोलन करते हैं जो किसानों से संबंधित होता है, उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती है, पैसे के संसाधन जुटाने पड़ते हैं। जी, तो ये सब किसानों से ही आता है, कोई हम लोग किसी वैसा काम तो करते नहीं है। जी, तो उन सब चीजों की व्यवस्था करके फिर लोगों के बीच जाना, उनको समझाना, जी,
किसानों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है, उनको समझाना कि तुम्हारे हक ऐसे नहीं मिलेंगे, इन चीजों को ऐसे किया जा सकता है। तो इन सब में ये हमको बहुत समय लगता है, और फिर आंदोलन जब होता है तो सरकार के खिलाफ होता है, जी जो भी सरकार रहे जी सामने उसके खिलाफ होता है, नौकरशाही के खिलाफ होता है। मतलब सरकार ने अच्छी नीतियां बनाई है, नौकरशाही उसे लागू नहीं कर रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, जी तो फिर आंदोलन होता है। और नौकरशाह तो तुम जानते हो किस तरीके का काम करते हैं, तो उनसे लड़ना, फिर उनकी सारी चीजों को सुलझाना, लोगों को बताना, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब करते करते अभ्यास हो गया है तो जी। करते हैं, बढ़िया से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन करने में लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके काम होते हैं, इसलिए वो जुड़ते हैं। आज एक एवरेज किसान की रियल इनकम कितनी होती है? देखो, किसान की रियल इनकम तो एक मजदूर से भी कम है। जी हमारे जहाँ जो मजदूर की इनकम है, जो जी रोजंदारी में, चार बिल्कुल। सौ रुपए 450 रुपए से कम तो है नहीं। जी बिल्कुल। आप अगर डेटा उठाएंगे सरकार का ही, जी उत्तर प्रदेश सरकार का उठाएंगे, जी तो उनकी न्यूनतम 250 या 55 रुपए होगी। जी 250 में लमसम बता रहा हूँ, जी एग्जिट मुझे 252 हो सकती है जहां तक अंदाजा, इतनी होगी। 252 रुपया पर डे, मजदूर से भी आधी। मजदूर से भी आती। जी और ये सरकारी आंकड़े हैं, जी लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गिरी हुई है। जी तो उसकी न्यूनतम आय तो कभी कभी तो कुछ भी नहीं होता, सब चौपट हो जाता है। नुकसान भी मौसम हो पे जाता है। निर्भर खेती है जी हमारी, जी और मॉडर्न खेती हम कर नहीं रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं। तो न्यूनतम आय सरकार के आंकड़ों में यह है, मैंने आपको बता दी। जी मेरी नजर में इससे बहुत कम है। आप समझ लीजिए कि एक जीवन यापन के लिए भी जो पैसे चाहिए वो किसान के पास नहीं है। जी कभी वो पैंट लाता है तो जी शर्ट नहीं होती है, शर्ट होती है तो पैंट नहीं होती है, पैंट शर्ट ले आता है तो जूते नहीं होते, जी और उसके बच्चों की हालत उससे भी ज्यादा खड़ी। वो अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा है अपने जी बच्चों को। और जो आदमी अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएगा, तो वो आने वाले टाइम में उन्नत खेती या नवीनीकृत खेती को कैसे अपना पाएगा। जी तो मेरा यह है कि जब तक उसकी आय नहीं बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय जब उसकी अच्छी नहीं होगी, जी किसान के एवज में जिन लोगों ने जॉब पाई है, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी जी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, उनकी आय 90 गुना 80 गुना बढ़ी है। जी अब अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी आय 80 गुना 90 गुना हो, जी वहां किसान की इतनी कम हो तो कैसे, क्या। और वो आज भी सरवाइव कर रहा है, फिर भी खेती कर रहा है। जी तो किसान से बड़ा दिल किसी का नहीं है, ना किसी राजनेता का है और जी ना ही किसी आदमी का है। जी किसान का बहुत बड़ा दिल है कि देश की अर्थव्यवस्था को आज भी संभाले हुए है। जी। किसान सुसाइड पर आपका क्या नजरिया, कैसे बचाया जा सकता है? किसान सुसाइड पे मेरा नजरिया ये है कि सरकार को अभी सब्सिडी और देनी चाहिए किसानों जी को। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी 2,000 रुपए जो दे रहे हैं, जी ये कम है, जी बिल्कुल। ये बढ़ने चाहिए। जी ये सम्मान निधि इतनी नहीं होनी चाहिए, इसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने सम्मान निधि दी, बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन उसके साथ जितनी भी सामान है उसके, फसल क्या कहते हैं, उर्वरक के जी दाम बढ़ गए, जी बिल्कुल। पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए, जी बीज के लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया। जी तो जब सारी चीजें महंगी हो गई, जी तो ये बहुत राहत नहीं है उसको, जी उसे एक बड़ी राहत की जरूरत है, जी बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। और जी जब तक वो मुहैया नहीं कराई जाएगी, जी किसान का दुर्भाग्य है कि वो इसी हाल में जीना, उसे रहना होगा। रविपाल जी, इलेक्शन के टाइम पे किसानों को ही क्यों याद किया जाता है? क्या किसान एक केवल वोट बैंक है? इस देश की आबादी 70% किसान है, 100% में से 70%। तो उसके बिना किसी को कोई भी सरकार नहीं बननी है, तो आप खूब अच्छे से समझिए। और किसानों के बिना जब कोई सरकार नहीं बननी, तो सबसे लुभावने ऑफर किसानों को दिया जाता है, और सबसे पहला धोखा भी उन्हीं को दिया किसानों जाता को है। ही मिलता है। सबसे पहला धोखा किसानों को मिलता है। तो किसान एक तो भोली कौम है, मैंने जैसे आपको जी पहले भी बताया, सीधी कौम है, भोली कौम है। गांव में रहता है, बहुत सीधा सरल व्यक्ति होता है। देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान किसान का है, 17%, 18%, समय के अनुसार जैसा 1-2% ऊपर ऊपर नीचे नीचे होता रहता रहता है, है। वो देश को खिला रहा है। तो इस ऐसे किसान के साथ सबसे बड़ा जब सरकारें धोखा करती हैं, तो दिल मायूस होता है। किसान इसलिए, किसान अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि वो संगठित नहीं है, वो पार्टियों में बटा हुआ है, यहाँ बटा हुआ है, वहां बटा हुआ है। जब वो उसके हक की बात आती है, तो वो अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहा। जिस दिन इस देश का किसान अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट कर देगा, एक साथ एकजुट, वो केवल किसानी पे बात करेगा,
जमींदारी पे बात करेगा कि हमको ये चाहिए, चाहिए। हमारे ये अधिकार है, हम लेके रहेंगे। बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा समय लगेगा, बहुत छोटा समय लगेगा, किसान अपने अधिकार पालेगा। किसान संगठित नहीं है, उसे बांटा गया है। इसीलिए जब किसान अपने जागरूक हो जाएगा, और ये बहुत जल्द, किसी भी चीज की एक लिमिट है, हर चीज की लिमिट है। जितना दबा सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो, एक लिमिट है। जब तक ये दबता चला जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा वो दबने की स्थिति खत्म हो जाएगी तो विस्फोट होगा। तो वही है, जिस दिन ये जागरूक हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है, 3 महीने के अंदर सभी सरकार है, कोई भी सरकार रही है उस टाइम, जो भी सरकार रहे उस टाइम, किसान उससे अपना हक मनवा लेगा। और ये आप देख चुके हो अभी। किसानों को एक होने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि हमको समझना होगा, जो किसानों की समस्याएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी किसान की गन्ना का बेल्ट है, वहां गन्ना के लिए कुछ समस्याएं हैं, इधर के किसान की कुछ और समस्या है, पूर्वांचल के किसान की कुछ और समस्याएं हैं, दक्षिण भारत के किसान की कुछ समस्याएं हैं, उत्तर भारत के किसान की कुछ और समस्याएं हैं। तो सारी समस्याओं का हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि किसानी हर जगह अलग अलग चीज हो रही है। हाँ, तो वो एक जैसी तो है नहीं। तो हमको क्या है, उनको एक साथ लाना होगा, सारे किसानों को उनको समझाना होगा, लाना होगा। क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ धान या गेहूं होता है हमारे यहाँ, तो कहीं कपास होता है, कहीं मखाना होता है, कहीं सेब होता है, बागवानी होती है, तो ये नागपुर संतरा होता है। तो इस तरीके की हर जगह, कहीं शिमलाई मिर्च होती है, तो हर तरीके का हर जगह अलग अलग चीजें, उनको सबको समझ के एकजुटता में एक साथ लाना होगा। और ये काम इतना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। जिस दिन सब साथ आ जाएंगे, उसी दिन किसान आयोग का गठन हो जाएगा। एक होना हाँ, एक होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए। जब किसानों पे जब शोषण होता है या उन पे जब दबाया जाता है तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, हम्म, तो लोगों द्वारा उन पे इल्जाम लगाए जाते हैं जैसे कि वो पैसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं या किसी दूसरे द्वारा भड़काई गई भीड़ हो उस तरीके का। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या वो किसानों का दर्द समझते हैं वो लोग? अगर किसान इतना ही जागरूक होता या इस तरीके का काम कर रहा होता, क्या कोई एक कंपनी का नाम बता दीजिए, हम्म, कोई भी किसी भी कंपनी का नाम बता दीजिए, जो अपना माल 10,000 रुपए में तय करती हो और 8,000 रुपए में बेच दे, बेचती हो। और उसके बाद आंदोलन ना करे। कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए। अरे वो किसान आजादी के बाद से आज तक खिलाता आया है, 70 साल हो गए इसको खिलाते खिलाते। तुम दो उससे ही साल पहले भी खिला के दिखा खिलाता दो, था उस। तुम 2 ही साल अपना माल बेच के दिखा दो, किसी भी कंपनी को बर्बाद होने में इतना ही समय लगे, कोई भी इंडस्ट्री हो। और जब तक किसान औद्योगिक खेती नहीं करेगा, उसके साथ ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार होता ही रहेगा। तो जो लोग इस तरीके की बात करते हैं ना, वो अच्छे लोग नहीं है, वो देश विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग। तो फिर किसान का दर्द नहीं हाँ, समझते हैं। किसान का दर्द नहीं। ये खिलाने वाला है, अन्नदाता बोलते हैं इसको, भगवान बोलते हैं, भगवान है ये, देने वाला है तुमको। जिसने क- कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, तुमको देने वाला है। लोग उसको गाली देते हैं, लोग तो सेना के जवान को गाली देते हैं। कहते हैं देश में दो ही चीजें बड़ी हैं, सीमा पे खड़ा जवान और खेत में खड़ा ये किसान। देश ही उन्हीं की वजह से बचा हुआ है। हमारा नारा भी है, जय जवान जय जय जवान किसान। जय किसान, और उसके बाद जय विज्ञान भी था। और हमने अब एक नया नारा दिया है, जय युवा। ये युवा ही बदलाव लाएगा। युवाओं की बात चल रही है तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जी जी। इसके लिए कितना स्ट्रांग हुआ है सोशल मीडिया के दौर में ये आंदोलन? देखो, सोशल मीडिया मेरी समझ से एक बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया किसी देश के बर्बाद कर सकती है और किसी भी देश को आबाद कर सकती है। ये वहां के लोगों को समझना होगा, युवाओं को समझना होगा। ये बहुत बड़ी पावर है। आज आप देख रहे हैं ईरान पर, जी अमेरिका जी ईरान पर क्या कर रहा है, सोशल मीडिया की वजह से बाहर कर रहा है, और वहां अस्थिरता पैदा कर दी उसने। तो सोशल मीडिया कहीं भी अस्थिरता पैदा कर सकता है, और अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे, तो वो कहीं भी क्रांति लाकर वहां की बदलाव पैदा कर सकता है और उसको उन्नत तरीके से बढ़ा सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप जान पाएंगे कि इसराइल किस तरीके की खेती कर रहा है। आपको पता है, प्रति एकड़ खेती इसराइल हम जितना प्रति एकड़ में पाते हैं ना, हमसे ज्यादा 10 गुना पाता है वो। तो अभी हम कितने 10 टाइम पीछे हैं उससे। वो छोटा सा देश। छोटा सा देश है जहाँ रेत है। एज ए टेक्नोलॉजी। हाँ, एज ए टेक्नोलॉजी। वो सोशल मीडिया, अब उसकी खेती को हमें अपनाना है, उसके कल्चर को देखना है कि किस तरीके से हम अपनी खेती को उन्नत कर सकते हैं। इसराइल कैसे कर रहा है, इनफैक्ट चाइना भी हमसे अच्छी ये है। टेक्नो चाइना हमसे खेती में बहुत पिछड़ा हुआ था, और अब चाइना हमसे कृषि में आ गया है।
तो ये हमें उनसे सीखना होगा, ये सोशल मीडिया की पावर है। और युवाओं को खेती को नवीन तरीके से, उन्नत खेती, उसको अपनाना होगा, तभी इसका उद्धार जैसा कि आपने बताया कि किसानी जो है घाटे का सौदा है, है। जी, फिर आप इससे ज्वाइन कैसे हुए? मैं किसानी से ज्वाइन होने का पैतृक, मेरे बाबा, जी। इनको दादाजी है, मेरे किसान ही थे, जी। पैतृक किसान थे। जी। मेरी माँ भी किसानी करती थी, जी। मेरे भाइयों ने भी किसानी की है। जी। तो हम पैतृक जमींदार तो थे ही, जमीनें थी हमारी। जी। तो माता जी को भी हमारी को जमीन मिली थी, और हमको पैतृक यहाँ जमीन थी, तो जी। हमारे खून में ही पैतृक हम किसानी है सब। जी। तो किसानी इसलिए जानते भी हैं, देखते भी हैं, सीखते हैं। आप किसानी से अब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जी जी। तो ये फैसला कहाँ से लिया, कैसे आया मन में? मेरे मेरे को लगा कि सिस्टम में जाना बहुत जरूरी है। जी। जब हम किसी सिस्टम में जाएंगे, जी। और सिस्टम की ही वजह से सारी चीजें नहीं हो पा रही, जी। तो मैंने एक बड़ा लक्ष्य साधा है जी। कि मुझे अब सिस्टम में जाना है। जी। तो मैं जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा, जी। तो पूरे दम से वहां के किसानों के लिए, जी। गरीब के लिए, मजदूर के लिए, असहायों के लिए सहयोग करूंगा। जी। और मेरा इरादा ये है कि पहले मैं अपना रिजल्ट एक क्षेत्र विशेष को करके जी। दूं, तो वहां से सीखूंगा, और सीखने के बाद उसे बड़े स्तर पे कभी लागू करूंगा। तो मेरा ये उद्देश्य है, उसी को लेकर चला हूं। ईश्वर जो कराएगा, उसकी मर्जी है, उन्होंने राह दिखाई है, तो करते हैं उसको, देखते हैं आगे क्या होता कौन से क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं और वहाँ की जनता के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? है। माननीय विधायक सत्यपाल सिंह जी राठौर जी ने, जी। हमारे विधायक जी हैं, जी। उनका विशेष स्नेह मेरे ऊपर रहता है। जी। प्रेम करते हैं। जी। तो उन्होंने ही मेरे से कहा, जी। तो 26 नंबर वार्ड है एक, जी। उनका आदेश हुआ मेरे लिए कि तैयारी करिए। जी। तो तैयारी करते हैं। विधायक जी ने सहयोग देने का वादा किया कि पूरा सहयोग मिलेगा, जी। मजबूती से तैयारी कीजिए, जी। जनता के सुख दुख के लिए जाइए, जी। जैसी उनकी नीतियां। जी। माननीय विधायक जी हमारे भी जनता के बीच हर टाइम जी। रहते हैं। तो अभी जन्मदिन का उनके कार्यक्रम था, जी। उसमें उनका आदेश हुआ। जी। 26 नंबर वार्ड के लोगों की इच्छा थी, माननीय विधायक जी से लोग मिले, बोले हम रवि को लड़ाना चाहते हैं, जी। और ये हमारा प्रतिनिधित्व करें, वहां से लड़े, हम लोगों की सेवा करें। जी। जनता जनार्दन है, वो बिल्कुल। सेवा चाहते हैं, तो उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। जी, बिल्कुल हमारी और ईश्वर जो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो ईश्वर चाहेगा वो करेंगे, जी। और माननीय विधायक जी का आशीर्वाद है, जी। ऊपर चाय वाला चाहेगा तो सब ठीक ही होगा। हमारा रैपिड फायर है, इसमें हम्म। आपको कम समय में जवाब जी। देना है। तो आप ये बताइए कि एक शब्द में किसान के लिए क्या कहेंगे? अन्नदाता। जी। सबसे बड़ा झूठ जो किसानों से बोला जाता है? किसानों से तो बहुत सारे झूठ बोले गए, जी। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए, कि किसानों की आय को जी। दोगुना कर दिया जाएगा। सरकार या सिस्टम कौन ज्यादा जिम्मेदार मेरी नजर में दोनों, है? जी। क्योंकि सरकार ने नियम नीतियां नहीं इस तरीके की बनी है जो किसानों तक पहुंचे, जी। और उसमें अफसरशाही का भी बहुत रोल है। जी। जो भी सरकार ने अच्छी नीतियां बनाई है वो नीचे तक पहुंच नहीं पा रही, दोनों में ही जी। बराबर के जिम्मेदार है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए हमारे सब पॉडकास्ट पर, आपने कीमती समय दिया। जी जी। हमारे व्यूअर्स को एक कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं कहना चाहूंगा कि देश का वो युवा, जी। मेरा संदेश है उनके लिए, मैं भी युवा ही हूँ, जी। लेकिन मेरा एक संदेश है अपने देश के भाइयों से, बहनों से, कि आप इस देश की शक्ति हैं, रीढ़ हैं, जी। और आप ही इस देश को बदल सकते हैं। हम जो भी काम करें राष्ट्र हित के लिए करें। जी। राष्ट्र सर्वोपरि है, अगर राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए किसान अन्नदाता है, उसने आज दिन तक बहुत त्याग किया है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का एक लाइक इस तरीके का रहे, किसानों के प्रति सम्मान जताएं, जिस तरह से हम सेना के प्रति सम्मान जताते हैं। जी। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी किसानों का अपमान ना करें, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी ना बोलें। और देश के युवाओं के लिए है, आप ही देश की रीढ़ हो, किसानी को उन्नत बनाइए, जी। और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो पहल हुई है, उसको देश को सर्वोपरि लेके जाइए, और इस देश के लिए लड़िए। हम सब मिलकर इस देश को उन्नत बना सकते हैं और विश्व गुरु बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जय लोगों को। जवान जय जय जवान किसान। जय जय किसान। जवान, जय किसान, जय भारत।